सारा अली खान को कोई एक औरत मिलने जाती है, अचानक से उसका बाल निकालने की कोशिश करती है। इसमें हम मणिबंध कर देते हैं किसी आपके ऑरा में से मैं कुछ भी ले लूं तो आपको मैं अभिमंत्रित कर सकता हूं। मान लीजिए मैं केस लेता हूं, अपनी माता को देखा पास्ट में अपनी प्रेयसी के तौर पे और उससे आप संबंध हो चुके हैं। अब आप कैसे भुलाएंगे उस मेमोरी को? रेकी से छोटी छोटी चीज़ें भी क्योर होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया है आपने कि उससे कैंसर भी क्योर होता है। मेरे पास कैंसर के कुछ पेशेंट थे, उनको डॉक्टर ने बोला 2 हफ्ते रह गए, 2 साल हो चुके हैं, नहीं उसकी डेथ। रेकी क्या है? हीलिंग कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये वही शक्ति है जो माँ के गर्भ से बच्चा लेके आता है। रेकी, इस विद्या का जब भी नाम आता है तो लोग उसे तंत्र विद्या से जोड़ने लगते हैं या काला जादू समझने लगते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक फैमिली में हम लोग ऐसी कुछ दिन के लिए ठहरने गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो हमने गलती से बोल दिया कि हम रेकी सीख रहे हैं। उसके बाद से वो लोग डर गए, हमसे इतना डर गए कि हमें घर से बाहर निकालने पर उतारू हो गए। पर ऐसा क्यों है? ये विद्या जो इंडियन एंशिएंट टाइम से, इनफैक्ट हम लोग कहें कि भारतीय विद्या ही है, इसमें इतनी पावर है जो कि कैंसर को भी क्योर कर सकती है। इस विद्या को काला जादू क्यों समझा जाता है? इन सारी भ्रांतियों को आज के इस द अरविंद अरोड़ा शो में हम लोग दूर करते हैं। हमारे साथ एक रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं इस सेशन में, जो रेकी से जुड़े अनलिमिटेड आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर करेंगे। स्वागत करते हैं मिस्टर सिद्धार्थ भारद्वाज का, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और रेकी हीलर हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सेशन का इससे अच्छी शुरुआत तो कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन जैसे हमारे सेशन शुरू होते हैं, आपको पता है हम बहुत इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं कि आपने, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मंत्र हैं, आपने इसी मंत्र को क्यों चुना? सर, जमीन को सैल्यूटेशन, भू को सैल्यूटेशन, भुआ को, स्व को, तपह को, मना को, शिव शक्ति को सैल्यूटेशन, माता और पिता को सैल्यूटेशन। तीनों की रिस्पेक्ट है, तीनों का आशीर्वाद लिया तब शुरुआत करिए। क्या बात है। और इसका रेकी हीलिंग से क्या लेना देना है? झुककर रेकी हो सकती है, ओके। ज्यादा तन कर रेकी नहीं हो पाती। तो जो झुके रहते हैं वही बड़े रहते हैं। तो पहले झुकना जरूरी है फ्लेक्सिबल होने के लिए। क्या बात है। तो चलिए आज इस सेशन का सबसे पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं। रेकी विद्या कहाँ से आई, रेकी का मतलब क्या है, रेकी को लोग काला जादू समझने का मतलब अजीब सा जो दिमाग लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, उसका जवाब ढूंढेंगे। और रेकी के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन आदमी को, कॉमन इंसान को रेकी सीखनी चाहिए, रेकी सीखनी है या फिर रेकी से किसी चीज़ का क्योर लेना है, किस किस चीज़ का क्योर हो सकता है वो भी सीखेंगे, कैसे हो सकता है वो भी सीखेंगे। और अगर किसी को ऐसी विद्या सीखनी है या फिर इससे कोई क्योर करवाना है तो उसके लिए उसको कहाँ जाना है। तो कम्प्लीटली सेशन हम रेकी विद्या की ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल बहुत ही सिंपल है, रेकी विद्या पर ही है। अगर आपको संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में रेकी को डिफाइन करना हो, रेकी क्या है, कैसे बताएंगे? प्यार, वाइब्रेशन। क्या बात। 2 शब्दों में जी। अगर आपको प्यार है तो हीलिंग है। ओके। अगर आप वाइब्रेशन को रेगुलेट करना जानते हैं तो हीलिंग है। हीलिंग कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये वही शक्ति है जो माँ के गर्भ से बच्चा लेके आता है। अरे वाह। पहला स्पर्श बच्चे का माँ की तरफ और माँ का बच्चे की तरफ रेकी ही है। नाम रेकी है इसलिए जापानीज लगती है, पर इसे हम प्राण चिकित्सा कहते हैं। ये हमारे प्राण शक्ति पे आधारित है। और प्राण कब से होते हैं? जब पहली श्वास निकलती है, बच्चे की किलकारी निकलती है। तो ऐसी कोई विद्या नहीं है जो बाहर से दी जा सके। ये वो विद्या है जो हम लेके जन्म लेते हैं। बच्चा माँ को हाथ लगाता है, माँ बच्चे को हाथ लगाती है, पहले दिन से हीलिंग होती है। तो रेकी हीलिंग का एक छोटा पार्ट है। अम्ब्रेला है हीलिंग, रेकी उसका एक बहुत छोटा सा
इनफाइनाइटेसिमल पार्टिकल है। ये इस अम्ब्रेला पूरा हीलिंग कहलाता है। चिकित्सा पद्धति का एक हमारे पुराणों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, और बेसिकली बोले तो अथर्ववेद में इसका सबसे ज्यादा नरेशन मिलता है। ओके। हमारे रेकी सिलेबस के अंदर हम वो पेजेस भी देते हैं शो करने के लिए, ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली ये है, और उसके वर्ड से भी कोट करे हुए वहां लिखे हुए हैं कि आप अपना खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये इसका नाम रेकी क्यों रखा? मिकाऊ उसुई, डॉक्टर मिकाऊ उसुई जापान से इंडिया आए थे रेकी अध्ययन करने के लिए। ओके। बनारस काशी के अंदर रहे थे 7 साल। संस्कृत सीखी, बुद्ध का प्रिंसिपल सधर्म पुंडरीक या लोटस सूत्र सीखा, अपने अथर्ववेद को और सधर्म पुंडरीक को साथ में जोड़ा, जापान वापस गए, नाम दिया रेकी। रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। उनके गुरु ने आज्ञा दी थी वहां जाओ, सीख के आओ। अपना सेल्फ अट्यूनमेंट किया माउंट कुरमा के अंदर एक गुफा में बैठ के 21 दिन की तपस्या करके, उसके बाद वो रेकी हीलर बन गए। तो दोबारा एक बार समझते हैं, रे का मतलब हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांडीय। ठीक है। और की मतलब ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा। लेकिन नाम तो ये तो आप मानते हो कि जापानियों ने दिया है। बिल्कुल। ये ऐसा लगता है सुनने में, मुझे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रेकी तो जापानीज है, आप कैसे कह सकते हैं अथर्ववेद से? एक्चुअली नाम कोई सा भी हो, कहानी वही है। कहानी वही है। तो अगर हम आज आपसे स्पेशल सवाल पूछते हैं, अथर्ववेद में हमारी जो रेकी नाम तो जापानीज है, अथर्ववेद में इस विद्या को क्या कहा गया? प्राण चिकित्सा, प्राण ऊर्जा। ओ, इसे रूह, मनः, तपह नाम से भी जानते थे लोग पहले। इसके कई सारे फॉर्म आज भी आप सुनते हैं। अगर आप कहीं उर्दू लफ्ज वालों से सुनेंगे या कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में सुनेंगे तो उसे रूह कह देते हैं कि इसकी रूह बड़ी प्यारी है, रूहदारी वाली बातें करता है वो हीलिंग से रिलेटेड है, वो अंदर की ऊर्जा से रिलेटेड। तो यार अगर सर अगर पहले से अगर हम लोग रेकी को प्राण चिकित्सा बोलते तो डर ही नहीं लगता कभी? हमारे पास प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, प्राणिक हीलिंग कहते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि प्राणिक हीलिंग रेकी से अलग कैसे है? नाम भी एक ही है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं, परफॉर्मेंस का बेसिस हो सकता है, कहानी एक ही है। अब आपसे असली सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जो मेंटल इशू है लोगों का इस नाम के साथ में, काला जादू। इसको काला जादू से जोड़ दिया जाता है, एक ऐसा तंत्र विद्या से जोड़ दिया जाता है, लोगों को डर लगता है। जी, जैसे आपने कहा कि प्राण चिकित्सा बड़ा प्यारा नाम है, तो मैंने भी इसका नाम जो अपने पास रखा हुआ है वैदिक उसुई रेकी। क्योंकि उसुई बाद में आए थे, पहले वैदिक आया था, तो मैंने भी इसका नाम दोबारा रखा वैदिक उसुई रेकी। जिसने पहले काम करा उसको धन्यवाद, उसके बाद वाले को धन्यवाद उसके बाद। तो जैसा आप कह रहे हैं काला जादू के बारे में बात कर रहे हैं, लोग काला जादू हर उस चीज को कहते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन से बाहर चला जाता है। जो समझ में नहीं आया वो काला, जो समझ में आया वो गोरा। अच्छा लगे गोरा, ना समझ में काला। इसी कारण से जो भय है अननोन का, जो अनकॉम्प्रिहेंडेबल होता है, उसे काला कह देते हैं। साइंस क्योंकि ये ऐसी है, इसके इम्पैक्ट दिखते हैं, कर्म करते नहीं दिखती। आपने गोली खाई, गोली दिखाई दे रही है। आपने सिरप पिया, सिरप दिख रहा है, पर यहाँ की गोली और सिरप दिख नहीं रहे ना, तो उसे काले कह देते हैं कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ हो तो रहा है, बट जिनके ऊपर इम्पैक्ट आया वो गोरा भी कहते हैं इसे, वो व्हाइट मैजिक कहते हैं, वो ब्लैक मैजिक नहीं कहते। तो जिनके पास बेनिफिट होता है वो भी हमारे साथ में है, वो इसे इतना प्यारा और इतनी अच्छी साइंस का फॉर्मेट में मानते हैं कि डॉक्टर्स जब हाथ खड़े कर चुके हैं कैंसर पेशेंट के सामने कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो आए हमारे पास, कई बार कहते हैं कि सर प्लीज जो भी कुछ पॉसिबल है, जो भी हो सकता है देख लीजिए। एक और मैं चीज़ मेरे अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा था कि सारा अली खान को कोई एक औरत मिलने जाती है, अचानक से वो उसको हाय कहते कहते उसका बाल निकालने की कोशिश करती है। तो ये जो अजीब सी विद्याएं होती हैं जहाँ पर लोग किसी का बाल या किसी की पर्सनल चीज़ निकालते हैं, फिर उसके बाद उस पर टोना टोटका करते हैं, या फिर एक डोल होती है, डोल को किसी पर्सन का प्रारूप माना जाता है, उस पर पिन चुभाते हैं, वो सब जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं, क्या ये भी कहीं रेकी का पार्ट था? वुडू की बात कर रहे हैं बेसिकली, आपने वुडू का मेंशन किया है। ये ब्लैक एक मैजिशियन टेक्निक है जो अफ्रीकन और हमारे यहाँ कहीं तो वेस्ट बंगाल के एरिया में बहुत होती है, और ये टेक्निक को बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं, बड़े बड़े नामचीन लोगों ने वुडू टेक्निक यूज़ करी है। इसमें हम मणिबंध कर देते हैं किसी को, बंधन कर देते हैं क्रिएट आसपास किसी के। आपके ऑरा में से मैं कुछ भी ले लूँ तो आपको मैं अभिमंत्रित कर सकता हूँ, बट आपको यदि बांध कर ही मुझे सब कुछ करना पड़ा, ये प्रेम ही कैसा जो बंधन के साथ हो रहा है। सत्य वचन। आप भी मुक्त हैं, मैं भी मुक्त हूँ, आप भी हील हो रहे हैं, मैं भी हील हो रहा हूँ, ये रेकी है। यदि आपको मुझे बांधकर ही प्रेम कराना पड़ा तो फिर वो आप पोजेशन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पोजेशन में और लव में तो थोड़ा फर्क होना चाहिए। करेक्ट। तो रेकी के अंदर और प्रेम के अंदर काफी सिमिलरिटी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हम बंधन नहीं क्रिएट करते। आपका मन करे, आपको समझ में आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। रेकी, जैसे हम आजकल लोग वैसे मजाक उड़ाते हैं बहुत बार कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हमें एलोपैथी दवाइयों की तरफ जाना पड़ता है। जी। लोगों को वो दिखता है, वो खाते हैं, उनको विश्वास होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, भाई हम कुछ खा रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। जी। रेकी पर इतनी जल्दी विश्वास करना कि किसी चीज़ को वो क्योर कर लेगा और कैंसर जैसी चीज़ क्योर कर लेगा, ये कैसे, आपने कैसे माना? सबसे पहले तो आपकी बात करते हैं। मैं बहुत डाउटफुल था, मैंने माना नहीं था। मैंने जब मेडिटेशन शुरू करा और महादेव की उपासना शुरू करी तब मानने में आया। मैं रेकी पे कम बिलीव करता हूँ, महादेव पे ज़्यादा करता हूँ। सच बोलूंगा, झूठ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और जितने मेरे हीलर्स हैं वो भी महादेव पे बिलीव करते हैं, जितने मेरे पेशेंट्स हैं वो भी महादेव पे बिलीव करते हैं। रेकी पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, महादेव जरूर काम करेंगे, मेरी आस्था है उनमें। तो मुझे नहीं पता कि रेकी काम करती है नहीं करती है, ये तपस्या है जो मेरे को कुछ फल दे रही है, वो फल आगे तक पहुंच पा रहा है। मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस पे तप में आगे चलूंगा तो रास्ते तो मिलते हैं, मुक्ति हो या युक्ति हो, दोनों में। तो जो पहली बार जब आपने शुरुआत की इसकी, आपको बड़े डाउट हुए थे, आपके डाउट्स दूर कैसे हुए? ध्यान से, मेडिटेशन से। क्योंकि हमें किसी के आंसर्स से कभी डाउट क्लियरेंस नहीं होती, वो ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे गए या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे गया, आपको क्या मिला इससे? केवल एक संतुष्टि। संतुष्टि किसे? आपको या आपके अंदर के अहम को? तो कई बार क्या होता है, हम अहम को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जो ध्यान है वहां बैठकर जो हमें महसूस होता है वो अहम से परे है। खुशी में और ब्लिस में यही फर्क है, सेटिस्फैक्शन में और ब्लिस में यही फर्क है। तो कई लोगों ने जिन्होंने फील करा उस टच को, ऐसा टच जो कभी नहीं मिला, उन्हें लगा कि ये विद्या तो बड़ी अनोखी है, ये अंदर तक छू रही है। और ये हर बार हुआ, खाली ऐसा मेरे करने से नहीं, उनका खुद करने से। मैंने YouTube पे एक वीडियो प्लेस करा है सबके लिए। आप उस विद्या को उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी वो टच फील होगा। ऐसा नहीं है कि दुकान मेरी ही है, ये प्रोडक्ट मेरा ही है, हमारे यहाँ इसकी कोई ब्रांच है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी केवल जड़े हैं। आपने कहा, मुझे भी अभी पहली बार पता लगा कि रेकी अथर्ववेद से लिया गया है। जी। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए आप। सबसे पहले तो हमें जानना चाहते हैं कि ऐसी और कितनी विद्याएं अथर्ववेद में लिखी हुई हैं और रेकी उनमें स्पेशल क्यों है? सर, हिप्नोसिस का नाम सुना होगा, हाँ। NLP का नाम सुना होगा, हाँ। ये दोनों विद्याएं भी हमारे अथर्ववेद के अंदर मेंशन है। आपने हिप्नोसिस के अंदर एक हमारे पास एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आता है जहां पर हम किसी ब्रेन से प्ले करते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं। अब अगर हम प्लेन ब्रेन से खेलना शुरू कर दें तो इससे आजकल की दुनिया में तो कहते हैं कि द पर्सन इज वेरी गुड इन द हिप्नोटाइजिंग द पीपल, ऐसा कुछ कह देते हैं। हमारे पुराने टाइम पे इसे मणिबंधन नाम से जानते थे। कृष्ण ने मैस्मरिज्म को कई बार मेंशन करा। अर्जुन को जो भगवत गीता का ज्ञान दिया, वहां कई लोग कहते हैं कि वो मैस्मराइज थे जितने लोग खड़े थे। आपका जब शरीर बोलता है ना तो शरीर सुनता है, जब आपके पांचों कोश बोलते हैं ना तो सबके पांचों कोश सुनते हैं, पूरा ब्रह्मांड सुनता है। मैस्मरिज्म बहुत छोटा वर्ड है। आप जब अपनी ऊर्जा की तरफ जाते हैं, जो हमारा अथर्ववेद है, वहां आपके कोशों के बारे में भी है कि आप अपने कोश से कैसे बोलते हैं, आप वाइब्रेशन को अल्टीमेट कैसे बनाते हैं। आप छोटे स्तर पे बात करना चाहते हैं, आप यहाँ से करें। आप झूठ बोलना चाहते हैं, यहाँ से बोलें। बट आप सच बोलना चाहते हैं, आप यहाँ से और यहाँ से बोलना शुरू करें। सच हर एक तक पहुंचेगा, जितनी बार भी सुना जाएगा हर एक तक पहुंचेगा। जो महावाक्य बोला गया है भगवत रूप में, वो आज भी लोग पढ़ते हैं, वो महावाक्य वहां भी मिलता है उनका, वही वाइब्रेशन फील होती है, तो एटर्नल बन जाता है। क्या बात है। अथर्ववेद के अंदर वो एटर्नल कैसे बनाना है उसके बारे में भी है। खाली यही नहीं, और भी बहुत सारी विद्याएं फॉर श्योर। कई बार क्या होता है, हम उनके बारे में जिक्र कर देते हैं, लोग उस वर्ड को पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत प्रचलन में चलता है कि वो बस पूंछ पकड़ लेते हैं। एक बार पढ़ के देखेंगे तो खुद भी समझ में आएगा कि एक्चुअली वहां है क्या। संस्कृत पढ़नी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि संस्कृत में सारे उत्तर हैं। मैंने भी पहले संस्कृत पढ़ी थी, उसके बाद ही वहां पे नरेशन लिया। इंग्लिश का वर्जन नहीं पढ़ा, हिंदी का वर्जन नहीं पढ़ा, पहले संस्कृत पढ़ा। फिर जब इंग्लिश से कंपैरिजन करा तो इंग्लिश बहुत ही कमजोर लगी मुझे, क्योंकि कई बार हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे होते हैं जबकि इंग्लिश इतनी मजबूत भाषा नहीं है। सत्य। और हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जिनका अनर्थ हो जाता है इंग्लिश में आता है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, आप प्लीज संस्कृत में पहले पढ़ें और संस्कृत सीख के पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जैसे हम एक कोर्स चलाते हैं वहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। ओके। तो जैसे हमारे पास शनि है, इसका नाम शनि ही क्यों है? बृहस्पति है तो नाम बृहस्पति ही क्यों है? ये संस्कृत की भाषा के पूरे गूढ़ मतलब हैं। इन्हें डिसाइफर फॉर्म में हमें रिसीव करना पड़ता है या इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो जब आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे, राहु, राम, रावण, उनमें रा क्यों लगा हुआ है? उस रा का मतलब प्रचंड है, विकराल है। अब जब वो प्रचंड और विकराल की बात कर रहे हैं तो जब अच्छा बनेगा तो वण आएगा या म आएगा या हु आएगा, तो वहां पर हमें मीनिंग मिलता है।
संस्कृत सीखने से ना नरेशन ऑरा तक पहुंचती है। इंग्लिश जो है यहाँ का खेल है, संस्कृत पूरे आभा खेल है, उसका काफी अच्छा। तो चलिए, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि राम अने प्रचंड, उसके बाद आगे जो शब्द लगेगा वो उसे डिफाइन करेगा किस वे में वो प्रचंड है। जी। म लग गया तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में प्रचंड है, वन लग गया तो नेगेटिव वे में प्रचंड है। तो ऐसी रा का मतलब अगर प्रचंड है तो रे का मतलब क्या है? रे का मतलब होता है कि उसके ऊपर की शक्ति। जब किसी को हम व देते हैं, म देते हैं, इनके एक टोन होते हैं। हाँ। आप अगर हिंदी के सिलेबल्स पढ़ते हैं तो उसमें मात्रा जो होती है हमारे एक पर्टिकुलर पार्ट पे जीभ के टच होने से आती है। हाँ। आपकी ऊर्जा वैसी होती है उस वर्ण की जैसे आपकी जीभ की मूवमेंट है। ठीक है। जीभ स्थिर है तो ओम है। हाँ। ओम बोलते हैं, जीभ मूवमेंट नहीं करती, आप न्यूट्रल हैं। ना आप पिंगला की तरफ है ना ईड़ा की तरफ है। आप जब भी कोई शब्द बोलेंगे आपकी जीभ एक मूवमेंट लेती है। शब्द की ऊर्जा उसी जगह से आती है। तो मतलब रे का मतलब हो गया रा से भी ऊपर। ठीक बात है, मतलब ओवरऑल एनर्जी की बात जी हो बिल्कुल, रही है। क्या वाइब्रेशन। आप रेकी हीलर हैं और आपके नाम के आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, ग्रैंड मास्टर। ये भी मैंने आज पहली बार देखा है। मैंने चेस का ग्रैंड मास्टर देखा था, रेकी ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है? सर मुझे खुद नहीं समझ में आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मुझसे आप ये कहेंगे कि ग्रैंड मास्टर मैं हूँ तो मुझे शर्म आती है। ऐसा मुझे बहुत लज्जा फील होती है क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ग्रैंड मास्टर के लायक हूँ भी। ओके। ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है जिसने अपने आप के मास्टरी को कर लिया और मास्टरी से भी आगे पहुंच चुका हो। अभी तक वहां तक तो मैं पहुंचा नहीं। तो क्या है इसका, क्या लेवल है इसका? जी, एक होता है शिक्षक, ओके। एक होता है अध्यापक, ओके। एक होता है आचार्य। ओके। शिक्षा दे बिना आचरण के शिक्षक, बिना आचरण के हो सकता है। अध्यापक ने अध्ययन करा है, आचार्य ने आचरण में लिया है, गुरु अल्टीमेट होता है। मैं इन बातों में बिलीव करता हूँ। मुझे ग्रैंड मास्टर आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि नाम के आगे सबके फैंसी वर्ड लगा हुआ है तो मेरे भी लग गया। वो ग्रैंड मास्टर रहे होंगे जिन्हें हम उसूई कहते हैं। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ। काम हो रहा है इसलिए थोड़ा नाम फेमस हो गया है। आप अपने आप को प्रैक्टिशनर कह रहे हैं, तो आपने किसी ना किसी को तो गुरु माना होगा। सर महादेव को। अरे वाह। अपने पिता को और महादेव को। पिता इस दुनिया में नहीं है, महादेव को बहुत मानता हूँ। तो महादेव भी कभी रेकी हीलिंग से रिलेटेड थे? महादेव तो प्रेम से रिलेटेड थे। उन्होंने तो शक्ति को पार्वती रूप में देखा और पार्वती से शक्ति का जो एक यात्रा है उन्होंने खुद कराई। वहां बैठ के जिसमें भैरव तंत्र लिखा गया है, जहाँ ध्यान की विधियां बताई गई हैं। तो महादेव से बड़ा हीलर तो मुझे कोई नहीं दिखा। कार्तिकेय के जब अंदर अहंकार था, उस अहंकार को कई बार उन्होंने शांति दी। गणेश का जब घमंड बढ़ा, अभिमान बढ़ा, तो गजमस्तक बनाया। तो मुझे लगता है, या ब्रह्मा जी का पंचवां मुख जो था उसे मुख विहीन करा ब्रह्मा को। तो मुझे लगता है उनसे बढ़िया तो हीलर कोई नहीं है। हीलर भी नहीं है, उनसे बढ़िया रेमेडीज भी कोई नहीं दे सकता। तो मेरे को तो वही गुरु लगते हैं और अंदर से फील भी होने के लिए आती है, पता नहीं क्यों। तो फाइनली अगर रेकी से देखा, अगर मैं समझूं, तो क्या रेकी सिर्फ मानसिक रोगों को ठीक करती है, शारीरिक रोगों को ठीक करती है, हर तरह के रोग? बिल्कुल नहीं। हम इस रूम की, इस दीवार की, इस माइक की, किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। ये माइक को जब भी मैं हीलिंग करके बैठूंगा तो मुझे वो वर्ड देगा जो मेरे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टैप करेगा। इन कपड़ों को यदि मैं हीलिंग करूंगा तो ये मुझे वो आभा देंगे जो दुनिया के अंदर मुझे प्रख्याति देगी, कुख्याति नहीं देगी। यानी मैं परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं अगर हीलिंग कर ले? आपके अंदर महक ऐसी है जिसे परफ्यूम की जरूरत ही नहीं होती। कस्तूरी कहते हैं उसे। कस्तूरी हर एक के अंदर होती है। अगर वो फ्लेवर आपने चख लिया तो उसके बाद कोई फ्लेवर नहीं चाहिए होता। तो वो रेकी से जगा सकते हैं? रेकी क्या सर, वो तो हमारी ऊर्जा है। रेकी तो बहुत छोटा टूल है। रेकी के आगे हीलिंग है ना, उसे हम प्राण चिकित्सा कहते हैं। रेकी तक बहुत छोटा सा नाम है। वैसे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि रेकी मतलब आप सिर्फ एक मनुष्य पे ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है, आप उससे कई चीज़ें हील कर सकते हो। ये कृत्रिम पे भी करती है, अमानुष पे भी करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बात है, क्या बात है। और फिर जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई थी, ये पास्ट लाइफ और रेग्रेशन थेरेपी भी करते हैं जी। ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। पहले तो मुझे जब इसके बारे में पता लगा था तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें पास्ट लाइफ में जाना ही क्यों है। मतलब आप मेरी चीज़ को समझिएगा और उसके बाद फिर उसका उत्तर दीजिएगा कि हमें पास्ट लाइफ जाने की ज़रूरत ही क्या है। कल को मान लो कि मैं पास्ट लाइफ में गया और मुझे पता लगता है कि मैंने क्या क्या कांड किए, उसमें मेरा माइंड तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर पास्ट लाइफ रेग्रेशन, और आगे भी ये रेग्रेशन जुड़ा हुआ है, पश्चाताप क्यों करने की ज़रूरत है, इसको कारण क्या है? आपकी बात से बहुत एतबार रखता हूँ मैं, खुद आपसे एग्री करूंगा इस बात पे कि मैं पास्ट लाइफ में हर एक को नहीं लेके जाता। क्लाइंट मेरे पास आते हैं, बहुत पैसे का प्रलोभन देते हैं कि इतने पैसे दे देंगे आप लेके चलो, मैं साफ साफ मना कर देता हूँ। अभी रिसेंटली कल परसों ही किसी ने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया था कि मेरी वाइफ को ले जाइए, मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं कहा आपकी वाइफ स्टेबल नहीं है। पास्ट में जाना तब उपयोगी है जब प्रेजेंट को आप खंगोल चुके हो।
जब तक किसी को अपने प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं पता, सामने रखा तौलिया नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे दिखाएंगे? सही बात है। आपको सामने खड़ा इंसान ही नजर नहीं आ रहा, आपकी आंखों पे घमंड का वो चश्मा चढ़ा हुआ है, या आपके ज्ञान के क्षेत्र में आप इतनी उन्नति कर चुके हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी लिटरेसी भारी हो गई है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे करेंगे? तो पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, तब आप पास्ट क्या, फ्यूचर क्या, किसी भी काल में जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तैयार होता है, और ना मैं हर किसी को लेके जाता। ये उसके लिए है जब इंसान शांत हो जाए। अगर मेरे पास थेरेपी के लिए कोई आता भी है तो 5 दिन का पहले डिटॉक्स करते हैं, विजुअल डिटॉक्स। ना यूट्यूब चलेगी, ना कोई न्यूज चैनल चलेगा, ना मोबाइल देखेंगे। 5 दिन तक अपनी आंखों को आराम देंगे, फालतू लोगों से नहीं मिलेंगे, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, फालतू ज्ञानेंद्रियों को कष्ट नहीं देंगे, आराम से अपनी मस्ती करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। 5वें दिन पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या, सब देख लेंगे। पर ये जरूरी तब है जब प्रेजेंट के अंदर कुछ ऐसा हो जो अनउत्तरित हो, अनआंसर्ड हो, तब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। नहीं तो दिमाग हमारे पास्ट को लॉक ही क्यों करता, अगर वो इतना रेलेवेंट होता। मुझे बिल्कुल आपकी बात से एग्री है इस बात के लिए, और मैं 100% एग्रीमेंट देता हूं कि जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं पास्ट में जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, कैटास्ट्रॉफिक होता है, और जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो फिर आपको रिजॉल्व करना भी पड़ता है। कई बार क्लाइंट, मान लीजिए मैं केस लेता हूं, अपनी माता को देखा पास्ट में अपनी प्रेयसी के तौर पे, और उससे आप संबंध हो चुके हैं। अब आप कैसे भुलाएंगे उस मेमोरी को? अपनी माता को माता कैसे मांगेंगे वापस आते हुए? अब तो आपने संबंध की गरिमा भंग कर दी ना, तो इस गरिमा को बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए मानता ही नहीं कि हर व्यक्ति पास में जाए। कई बार हम मना कर देते हैं और लोग बहुत बुरा मानते हैं कि सर आप इतने अहंकारी हैं कि हमें लेके नहीं जाते। मैं कहा भाई मैं अहंकारी नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, किसी और के पास चले वो ले जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट लाइफ में जाना ही चाहते हो तो आप पहले तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो तो आपको पास्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो अथर्ववेद में भी इसके बारे में लिखा है। बिल्कुल लिखा हुआ सर। कैसे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे बड़े एक प्यारे इवेंट से समझ में आता है। वो है हमारे पास कृष्ण को दिया हुआ जो ज्ञान था, उसे कृष्ण ने अपने अंदर आत्मसात किया और अर्जुन को दिया भगवत के रूप में। वो जो उपदेश था जो महाभारत के अंदर हम देखते हैं, वो अपने आप में पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। उन्होंने सारे पास्ट खोल दिए कि तू एक पास्ट की बात करता है, मैं तुझे सारी नदी खोल के दिखाता हूँ, कहाँ से लोग बहते आ रहे हैं, कहाँ लोग जाएंगे। और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है। देयर इज अनदर वर्ड नोन एज फ्यूचर रिग्रेशन, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर क्रिएशन। ये एनएलपी में यूज करते हैं। कई बार फिल्म स्टार्स आते हैं कि सर हमें फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, इस फिल्म का फ्यूचर बनना है, फिल्म की स्टोरी अच्छी है बट हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो उस रोल के लिए हम उन्हें कई बार मेंटल प्रिपरेशन देते हैं कि उनका कोई मेंटल एक प्रोजेक्शन लैक कर रहा होता है, वो क्रिएट करते हैं। कृष्ण ने भी एग्जैक्टली यही किया था कि सब कुछ मेंटली प्रोजेक्ट करके दिखा दिया था कि दिस इज हैपनिंग टू यू एंड दिस इज व्हाट इज अबाउट टू हैपन। तो पास्ट लाइफ या प्रेजेंट का रिग्रेशन से इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये काम हम महादेव के थ्रू भी देखते हैं। महादेव ने कई बार किया, ब्रह्मा के सम्मुख देखते हैं, विष्णु ने किया, नारद के साथ किया, हरिमुख के लिए आए थे, उनको दिखाया। फिर हमारे पास इतने वर्णन आते हैं ना इसके, हम तो भरे पड़े हैं इस नॉलेज से। हम बार बार कभी कभी वेस्ट की तरफ मुंह करते हैं। मुझे बहुत अफसोस फील होता है कि आप एक बार यहाँ तो पढ़ ले। ये तो ज्ञान बिखरा हुआ था, आप वहां क्या करने गए थे? कितने बड़े बड़े लोगों की यहाँ बुक्स मिलती हैं, हम बात भी कर रहे थे कुछ ऑथर्स के बारे में। लोग पता नहीं इनको क्यों पढ़ते हैं। एक बार अपने वाले पढ़ लीजिए। और उनकी मैनेजमेंट टीम हमारी भगवत गीता पढ़ने आती है। दुनिया के बड़े से बड़े एमबीए अप्रोचेस के लिए भगवत गीता की ट्रेनिंग दी जाती है। और हम जाकर उनकी वेस्टर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न अप्रोच गलत है, सुनना सबको चाहिए, पढ़ना सबको चाहिए, पर पहले अपना रूट्स तो झांक लीजिए। आपकी रूट्स में क्या है वो तो अल्टीमेट है। सर मेरा तो वेनेशन ऐसा आता है। मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे याद आता है कि महाभारत, लोग वैसे जनरली गीता को पढ़ते हैं पर महाभारत पढ़े तो उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। बिल्कुल। और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पहला वाक्य जो महाभारत में लिखा है वो जुड़ा है शांतनु से। शांतनु के जब बच्चे हुए थे 7 बच्चे जिसको गंगा ने बहा दिया था, 8वां बच्चा जब हुआ तो उनसे रहा नहीं गया कि भी तुम 7 बच्चों को मार दिए, उसको तो छोड़ दो। तब उसने बताया कि पास्ट में क्या हुआ था।
8वां वसु वही हाँ, था। और 8वां। इवन भीष्म शरशैया पे जब लेटे हुए थे हाँ। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने ऐसा क्या किया कि इस जन्म में मुझे ये व्याधि झेलनी पड़ रही है। मैंने 108 जन्म देखे, मुझे कुछ नहीं मिला। वो अंबा का श्राप था। एग्जैक्टली जो 110वें पे लेके गए हाँ। कि आपने एक सांप का, अंबा का भी था और एक सांप का श्राप था Okay. कि एक सांप को भीष्म ने राजा के रूप में तलवार से उठाया और कांटों पे फेंक दिया था। और आज भीष्म वैसे ही लेटे थे। तो ये 110वां जन्म था। कई बार लोग कहते हैं कि कहां से ये इवेंट आ रहे हैं, कहां से इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो आप कोट एंड कोट देख सकते हैं। नहीं, ये है, ये पांडु के साथ जो हुआ वो भी बिल्कुल इसी का वही था। है। कर्ण के साथ हुआ, कर्ण के साथ हुआ। सूर्य के साथ हुआ, कई बार आपके हनुमान के साथ हुआ। कितने ही हैं। हनुमान जब अंगूठी लेके पाताल में खड़े थे, कृष्ण जब राम ने अपनी अंगूठी फेंक दी थी तो नीचे वासुकी कहते महाराज फिर आ गए। कहते फिर आ गए का मतलब क्या है? कहते कितनी बार ये राम आए हैं, कितनी बार हनुमान आए हैं, पीछे देखो अंगूठियों को पहाड़ लगा पड़ा है। तो रिग्रेशन तो हमारे पास इतना है। आप रिग्रेशन की बात करें, तपस्या ही है एक तरह से, क्योंकि हमें पिछले को देखना पड़ता है कभी ना कभी। हनुमान को तभी क्यों भेजा उन्होंने? क्योंकि अब राम रिलीज होने वाले थे, वो अपने अल्टीमेट में रिवील होने वाले थे, उसे बर्दाश्त कर पाए, तब रिक्वायरमेंट है पास्ट की। तो क्या हमारे जो सिद्धार्थ भारद्वाज जी हैं वो ये भी बता देते हैं कि पिछले जन्म में हम किस रूप में पैदा हुए जी थे? बिल्कुल बता देते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान लगाते हैं, पता लग जाता है। पता लग जाता है। अभी पिछले मेरे पॉडकास्ट के अंदर में एक शूट चल रहा था, तो वहाँ किसी की वाइफ थी, तो शूट एक हमारे पॉडकास्टर की, तो उन्होंने कुछ क्वेरी पूछी इंक्विजिटिवनेस से। घर में सब लोगों को इंक्विजिटिवनेस होती है कि आप ये भी बताएं वो बताएं, तो उनका पास बताया मैंने कौन से साल में था और कौन सा पास था। बट ऐसा हम खेल कूद में यूज तो कभी कभी कर लेते हैं, बट ये अनैतिक है किसी के बारे में बताना। उनका इंक्विजिटिवनेस थी क्योंकि किसी क्वेश्चन का कुछ रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने बताया। ठीक है। नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ऐसे काम में, जब जरूरत होगी पता लग जाता है। तो यहाँ मेरे 2 सवाल हैं। जी। आप कहते हैं कि पीछे जाके आप किसी के जन्म के बारे में भी बता सकते हैं। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि हमारा जो सबसे उत्तम जन्म है जी। वो मनुष्य योनि में होता है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान मनुष्य योनि में ही बार बार घूमता रहे? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपनी भी 11 पास्ट लाइफ देखी है, अभी 12वीं रिसेंटली देखी थी। ओके। जानवर भी था, मनुष्य भी था। कई बार जिक्र किया, कई वीडियोस में जिक्र किया मैंने इस बात का। लोगों ने पूछा कई बार मुझसे, क्योंकि उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है 11 पास्ट लाइफ। फैसिनेटिंग ये है कि बिना किसी की सहायता गया था, खुद गया था ध्यान में। तो ये पॉसिबल है कि अपने ध्यान में बैठकर हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। पर जन्म तो 7 बताए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जब तक आपके कर्म ओवर नहीं होते, जन्म तो आपको 110 तो वेस्ट में लिए थे। ओह। तो अगर 7 की गिनती होती तो 110 वहां कैसे थे? सो जन्म तब तक होंगे जब तक कर्म से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा कर्म का क्षेत्र है। जब तक आप कर्म को नहीं समझेंगे, बार बार आएंगे। हम लोग भी यहाँ किसी कर्म से बैठे हैं। मैं इतनी दूर से, आप इतनी दूर से, आज साथ में क्यों? कर्म है। दोनों समझ जाएंगे तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक बात है। लोग कर्म को नहीं समझते, ज्ञान को नहीं समझते, अहम में केंद्रित होते हैं। और जब तक ये अहम बीच में आता है, ना पास्ट समझ में आता ना प्रेजेंट। तो फिर अगर हम लोग इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि हमको सिर्फ ये समझना है कि कर्म क्या है ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े, तो उसके लिए क्या करे इंसान? ध्यान करे, सिर्फ ध्यान। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मैं भी करता हूँ 3 और 3:30, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस। कोई म्यूजिक नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही सब कुछ है। ओके। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। कहते हैं सारे पितृ आसमान में उसे घूम रहे होते हैं, देवी देवता आसमान में घूम रहे, बताने के तरीके हैं। यानी 4 बजे? जी। 3 साढ़े 3, मैं 3:30 साढ़े 3 बजे वो फील करता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कईयों ने 4:30 बोला है, कईयों ने 4 बोला है। मुझे लगता है 3 से 4 के बीच का टाइम पीरियड है, ये ब्रह्मकाल कहलाता है। ठीक है। उस वक्त आपका ब्रह्म तत्व एक्टिवेटेड होता है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों बैलेंस हो सकते हैं। वात, पित्त और कफ का जो हमारी व्याधियां हैं, हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, त्रिदोष। आपका त्रिशूल एक्टिवेट कर लें आप अपना सुदर्शन एक्टिवेट कर लें, विष्णु की भाषा में बोले तो आप किसी भाषा में बोल सकते हैं उसे। पर बात है कि वो समय इंपॉर्टेंट है। उस वक्त पृथ्वी पर जितनी ऊर्जाएं होती हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। ओके। और उस वक्त नींद भी बड़ी प्यारी आती है, क्योंकि कर्म आपको सुला रहा होता है कि सो जा। तो सबसे गहरी नींद भी उसी वक्त होती है। मैक्सिमम लोगों को रजाई खींच के सोने में बड़ा आनंद आता है उस वक्त। बड़े बड़े तपस्वी फेल हो जाते हैं वहां पे उस समय। तो जो जाग गया वो मिल गया उसे। ठीक है। यानी आप लगातार कर रहे हो तो आप चाहते नहीं अगला जन्म हो आपको? नहीं, इतना कोई मुसीबत की जरूरत नहीं है। आप एक बार में फ्री हो सकते हैं, पूर्ण रूप से जी लीजिए, मोमेंट को एंजॉय कर लीजिए, यू आर फ्री। मैंने इस जन्म में मैं जितनी औकात नहीं रखता हूँ
उससे ज़्यादा दिया ऊपर वाले ने, मतलब जितना मैंने एफर्ट भी नहीं किए हैं उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने दिया। और अभी तो मैं अपनों थोड़े दिन पहले तक तो किस्मत वाला भी नहीं मानता था, लेकिन अभी मैं जो सोचता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं पा जा रहा हूँ, मुझे सब मिल जा रहा है, सेटिस्फाइड हूँ वट एवर आई एम राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि अब अगला जन्म नहीं आएगा ये मैं, क्योंकि मैं सिद्ध कर पा रहा हूँ हर चीज़ को बड़ी ईजीली। तो क्या ये ऐसा होता है? महादेव के भैरव रूप का और माता का जिस पे आशीर्वाद हो उसका हो सकता है, ओके और आपके साथ दोनों है। ओके तो जब भी कभी हम अपने अंदर के उस यथार्थ से मिल चुके होते हैं ना, और हमें आस्था पर पूरा विश्वास होता है, अब उसे कई लोग अहम कह देते हैं, कई लोग कॉन्फिडेंस कह देते हैं, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं, कई लोग ईश्वर की साधना कह देते हैं, आराधना कह देते हैं। हो सकता है नहीं, उसके पीछे मुझे ऐसे कभी बार दूसरा कारण भी लगता है कि आप जो बोलते हो वो एक फ्रिक्वेंसी है, तो यूनिवर्स सुनती है। यूनिवर्स सुनता है। बार बार बोलोगे कि मैं अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूँ तो आएगा ही। आएगा बिल्कुल, बट कर्मों के लेखा जोखा को देखने के बाद ऐसा है जी। कर्म को कोई नहीं बाधित कर सकता, नहीं तो महादेव सती को सती नहीं होने देते। यदि कर्म का देवता महाकाल ही बैठा हुआ है और वो अपनी पत्नी को एक भस्मभूत होते देख रहा है, तो इसके पीछे तो बहुत गहरा लिटरेचर है ना, कि कर्म को वो भी नहीं तोड़ रहा, वो भी कर्मों के हस्तक्षेप में नहीं आ रहा। चलिए थोड़ी कॉमन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आम आदमी जी आजकल के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता जी तो और जब ये रेकी की पावर है वो सुनेगा जी या सुनी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, आजकल लोग बहुत अवेयर है, जी तो उनको उनके मन में आएगा कि काश रेकी मैं भी सीख लूँ। जी। तो पहले तो उस पर चलते हैं, फिर जी। दूसरे सवाल पर चलेंगे कि क्या आम इंसान रेकी सीख सकता है, उसके लिए उसको क्या करना है? उसके लिए सिर्फ डिसिप्लिन करना होता है। Okay. रेकी बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया भी इस बात के बारे में कि YouTube पर एक हमने लिंक भी डाला हुआ है पूरे 5 से 6 घंटे की मेरी सेशन का। वहाँ पर उस चीज़ से वो अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं, किसी बाधा से मुक्त कर सकते हैं अपने आप को, कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, जो पोजीशंस हैं बॉडी के अंदर उनसे रिलीज कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो। देखिए सॉल्यूशंस हैं, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। लोग ये बिलीव करते हैं कि डिसिप्लिन तो नहीं हो पाएगा, आप ही सहायता करते हैं। अब मुसीबत आती है। तो सॉल्यूशन हर जगह होते हैं सर। कहीं मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहता है सर रेकी सीखने के पैसे नहीं है। मैं एक काम कर, फ्री डिस्टेंस हीलिंग देता हूँ हर हफ्ते, तो आ जा। तो वहां पर ये अफर्मेशन डाल की पैसे चाहिए सिलेबस के लिए। कहता है सर ऐसे हो जाएगा। मैंने जब तूने मांग रहा था ना, वो भी तो हो रहा था, तो ये कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। मेरे पास भी रेकी सीखने के पैसे नहीं थे सर। मेरे पिता दुनिया से चले गए थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि रेकी जैसा एक कॉस्टली कोर्स अफोर्ड कर पाए। काफी कॉस्टली था उस वक्त। मेरी वाइफ ने मुझे कहा, कोमल मैम ने मुझे कहा कि आप ये काम कीजिए। मेरी वाइफ का नाम कोमल भारद्वाज है, वो काफी बिलीवर है इस मामले में। कहती हैं आप ये काम कीजिए कि इस पे चलिए, ये पाथ पे, ये आपके पिता ने दिखाया है, कुछ ना कुछ सोच के दिखाया होगा जाने से पहले। सर पता नहीं पैसे कहाँ से आते गए और जितनी पढ़ाई करनी थी ना, हर बार ऐसा हुआ कि कोई ना कोई अमाउंट बैंक में होता था। रेकी ही नहीं, मैंने अपने जितने भी ऑकल्ट सिलेबस पढ़े, जितने ऑकल्ट कोर्सेज करे, कहाँ से अमाउंट आया मुझे नहीं पता। व्यक्ति आए सिखा के गए, गुरु आए, गुरु ने कहा कि चल। मैंने कहा पैसे नहीं है, कहते नहीं चाहिए चल। ऐसे ज्ञान दिया, बस मैंने अपने आप को महादेव के अर्पण कर दिया कि महादेव तुम संभाल लो, मुझसे नहीं हो रहा। मैं आज भी उनसे कहता हूँ महादेव मुझसे नहीं हो रहा, तुम संभालो, और वही मेरे ख्याल से संभाल रहे हैं। मेरी औकात नहीं सर मैं इतना संभाल पाऊँ। जैसे आपने कहा ना, मैं इस बात से बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच करता हूँ कि मुझे शायद अब लक पर भी यकीन होता है कि वो ही दे रहा है। और सर जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं ना, तो हम लकी ही हैं। फाइनली एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि अब अच्छा बाय द वे इन्होंने बता दिया है कि इनके यूट्यूब चैनल पे आप रेकी हीलिंग के जो इनिशियल कोर्स होता है वो फ्री में ही सीख सकते हो। मैं बता देता हूँ, सिद्धार्थ भारद्वाज यूट्यूब चैनल भी आपका इसी जी इसी नाम से मेरे। जी सिद्धार्थ भारद्वाज के नाम से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, फटाफट से जाइए वहाँ पर, वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्री में ही क्या फ़र्क पड़ता है, जाके एक बार चेक करो। मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा सबको जी, वो मेरा व्हाट्सएप का डायरेक्ट नंबर है। मेरे पास मेरे जितने कॉलर्स हैं वो भी उस नंबर को यूज करते हैं, वहां भी मैसेज देखते हैं, और मैं खुद भी स्क्रूटनी करता हूँ कि कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम या डिस्कशन रह तो नहीं गई। सर हमारे पास मोर देन 3000 नेम्स पर डे आते हैं, टेक्स्ट में भी आते हैं, कॉल्स में भी आते हैं, तो मिस हो जाता है बहुत बार। टेक्स्ट नीचे चले जाते हैं, लोग हमसे गुस्सा होते हैं कि आप हमें इग्नोर कर रहे हो। मैं इग्नोर करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और ना मेरा काम इग्नोरेंस से चल पाएगा। मुझे अपने यथार्थ में रहना आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फाउंडेशन या मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं खुद हर एक टेक्स्ट का रिप्लाई करता हूँ अगर कहीं छूट गया है तो। आज तक कोई टेक्स्ट नहीं छूटा। और यदि अफोर्ड ना कर पाए तो फ्री में बहुत सारी चीजें हैं।
सर हमें बिलीव होता है कि हर चीज़ एकदम से ना पॉकेट पे सफिशिएंट नहीं होती, कभी आप पॉकेट उतनी नहीं होती अलाउ करती, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अफोर्ड करके आप पॉकेट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। आपने बोला कि रेकी विद्या वो सीख सकते हैं आपके चैनल पे जाके, जी। लेकिन एक आम इंसान की उससे भी बड़ी एक मजबूरी है, बीमारी से भी बड़ी मजबूरी होती है बेरोजगारी। जी सर। तो बीमारी ठीक है, रेकी से वो थोड़ा सहता रहेगा जब तक वो ऊपर बिल्कुल लास्ट स्टेज नहीं आ जाए, तो सह लेता है, बेरोजगारी नहीं सह पाता। जी सर। तो जनरल क्वेश्चन आता है कोई चीज़ पर अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जी सर। तो क्या आज का यूथ, पहले तो आपसे सवाल है, क्या आप चाहते हो कि अथर्ववेद में लिखी ये विद्या आगे तक पहुँचे और लोग सीखें? बिल्कुल सर, चाहते हो आप? 100% आप चाहते हैं, क्योंकि सर मजबूरी ना दिमाग का एक सौदा है जो खड़ा करा जा रहा है डेली। मनुष्य इतना मजबूर नहीं है जितना बताया जा रहा है कि तू मजबूर है। ठीक है। उस पे इस बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करता कि तेरी अपनी इम्यूनिटी तुझे हील कर देगी, उसे इस बात पे बिलीव दिलाया जाता है कि हमारा टॉनिक पी ले, हमारी दवाई पी ले, तू ठीक हो जाएगा। तो मजबूरी अंदर तो नहीं है सर, ब्रह्मांड ने हमें मजबूर नहीं बनाया था सर, सशक्त बनाया था। और आज की तारीख में भरोसा डेली दिलाते हैं, कहीं कहीं मीडिया चैनल्स के थ्रू, कभी कभी किसी न्यूज चैनल के थ्रू, कभी किसी सोच के थ्रू, कि सॉल्यूशन सारे एक्सटर्नल ही हैं। अगर सॉल्यूशन एक्सटर्नल होते तो जब आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया उसके बाद कौन हील करता है सर हाथ को? सत्य। आप तो प्लास्टर कास्ट लेके बैठे हुए हैं ना, आपका हाथ तो ऐसे है ना, अब डॉक्टर आ रहा है ऐसे हील करने, या दवाई आ रही है, या कोई भी आ रहा है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी मेडिकल प्रोफेशन के, कुछ किसी चीज के, पर हमारी हीलिंग कौन कर रहा है उस वक्त? हमारा खुद का सेल्फ। तो सर सॉल्यूशन तो सेल्फ से है, चाहे बेरोजगारी बोलें आप उसके, चाहे किसी फॉर्मेट में बोलें। अगर बेरोजगार भी अपने इस बिलीफ के साथ आता है कि हेल्प होगी, सर मेरे पास कई लोग आए हैं जॉबलेसनेस में थे, अभी मेरे पास कल परसों, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, फ्रेशली है, एक एक्सपीरियंस करा हुआ मेरा। मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत टाइम से कह रही है सर मुझे अपने साथ में जोड़ लीजिए, ऑरा ठीक नहीं था उसका। मैंने कहा बेटा वेट कीजिए। अब होते 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 सर 3 साल हो गए, बच्चा कितना वेट करेगा, परेशान हो गई, तो उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली। आगे उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। मैंने कल परसों से कॉल करा ट्रैवल करते करते, मैं कहा बेटा नौकरी कब छोड़ रही है? कहती सर जब कहो। मैं अभी छोड़ दे। उसने रिजाइन कर दिया। मैं आ जा, टाइम आ गया। जब समय आएगा ना सर, पॉसिबिलिटी बनती है। बच्चे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया अपने ऑरा से कि मैं हाँ करूंगा। महादेव ने कह दिया कि अब टाइम आ गया, अब कॉल कर दे। मैंने कहा महादेव ओके फाइन। मैं चलते हुए अपने यूनिट से कॉल करा उसे, मैं कहा बेटा आजा, और वो मेरे साथ जुड़ गई। क्या सर, काम हर किसी के लिए है, मेरे ही पास नहीं, हर जगह काम मिल जाता है। मैं भी सर जब बेरोजगार था ना, तो महादेव ने मुझे भी रास्ता दिखाया था। ऐसा नहीं कि सर आजकल रास्ते मेरे पास अवेलेबल थे। और आपको एक बता दूं आपके चैनल के थ्रू, मैं 14 साल की उम्र से खुद पैसे कमा रहा हूँ। मैंने अपनी जितनी फीस भरी है काफ़ी सारी, वो अपने खुद कमाई से, अपनी कमेटियाँ डाल डाल के, पॉकेट मनी से भरी हैं। मैंने अपने कॉलेजेस के अंदर भी जितने पैसे होते थे जेब में, सिर्फ उससे एंजॉय करा। ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता ने कुछ पैसे दिए, देते थे, जितना हिम्मत थी उतने देते थे। सरल लोग थे, सिंपल लोग थे। तो सर मैंने मांगने की ताकत नहीं जुटाई, मैंने कमाने की ताकत जुटाई है। तो आज जब मैं कह पा रहा हूँ इस बात को, अब मैं 50 टच करने वाला हूँ कुछ सालों में, तो अब ये हिम्मत आई है वहां से। लोग ना हाथ फैलाने में बिलीव बहुत करते हैं सर। यूनिवर्स ना उसे हेल्प नहीं करता, हाथ फैलाता है। आप यूनिवर्स के लिए क्या कर सकते हैं? यूनिवर्स के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके ऊपर भी यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गिव एंड टेक का रिलेशन है। व्हाट आई कैन ऑफर। अभी एक हीलिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जहां कैंसर में फ्री हीलिंग करेंगे। कैंसर के पेशेंट्स की हर संडे फ्री हीलिंग होगी। तो मेरे से पूछा कई हीलर्स ने, सर इसमें तो डैमेज हो सकता है हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर किस दिन मान लीजिए ऑरा लॉक करना भूल गए, किस दिन मान लीजिए अपनी सेंसेस में नहीं है, इमोशनल है, तो डैमेज हो सकता है। मैं कहा हाँ बेटा है पॉसिबल। कहते सो इतनी खतरनाक हीलिंग आप क्यों कर रहे हो? मैं कहा अगर मेरी मृत्यु खाट पे होनी है या मेरे काम में होनी है, मैं क्या सिलेक्ट करूं? तो काम में होने वाली मृत्यु को तो मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे खाट पे नहीं मरना। मैं तेरा मरने का मन है तू मर जा, मैं अपने कर्तव्य को काम करते करते अपने प्राण त्यागूंगा। मुझे पसंद नहीं है कि इंसान बेमायने में मर जाए। तो सर यहाँ पर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनिवर्स के प्रति, और वाइस वर्सा। ठीक है, बेरोजगारी हो या आप कोई सा भी टॉपिक उठाएं, अनहेल्थ का टॉपिक उठाएं, कैंसर का, कैंसर के पेशेंट हमें कहते हैं सर कैंसर है, आप तो हील कर सकते हैं, आप हील कीजिए। मैं कैंसर आपका है, ये कर्म आपके हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मैं तो एक कैटलिस्ट हूं, मेरा एडिशनल काम है, मेन रोल आपका है। कहते हैं सर हमारे बस की होता तो कैंसर क्यों होता? मैं कहा आपकी सोच से कैंसर हुआ है और आपकी अपनी बॉडी में है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। मैंने सारे दिन करते रहो मेरे ऊपर, जितना बन पड़ता उतना कर लो तो मेरे ऊपर।
अगर महादेव ने मारना होगा तो एक क्षण नहीं रुकूंगा, और महादेव ने अगर बचाना होगा ना, किसी की औकात नहीं मार के दिखा ले, लग जाए सारे जितने मैजिशियन कहते हैं अपने आप को, क्योंकि सर महादेव का ही मामला चल रहा है। सत्य। तो सर ये बात ना पहुंचनी जरूरी है कि लोग अपने आप को असहाय और निसहाय समझते हैं, जबकि उन्हीं में कैपेबिलिटी है अपने सॉल्यूशन करने की। रेकी या कोई हीलर एक एडिशनल कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक तो आप ही करते हैं अपने आप को, वो आपकी ही ऊर्जा है जो काम करती है। अगला सवाल मेरे दिमाग में ये था, जब आपने कहा कि चलो ठीक है रेकी सबको सीखना चाहिए, अथर्ववेद की विद्या है, सीखिए। दूसरा सवाल है कि जब पेट पे बात आती है तो वो विद्या तभी सीखेगा जब उसको कुछ कमाने को मिलेगा। आपको लगता है कि कोई रेकी को प्रोफेशन बना के कमा भी सकता है और सरवाइव कर सकता है? तो मेरा घर तो चला है इसने, ठीक है, बाकियों का भी वो चला ही देगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका जवाब आपको बिल्कुल चला सकती है। मुझे तो मेरी रोटी रोजी यहीं से मिली है, सब कुछ छुड़वा दिया सर इसने। ठीक है। मैं बहुत काम कर रहा था, मैं 35 साल से टीचर था सर, पीएचडी प्रोफेसर्स पढ़ाए, डॉक्टर्स पढ़ाए, इंजीनियर्स पढ़ाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने वाले उन टीचर्स में से हूं दुनिया में जो तीनों पढ़ा सकते हैं। तो सर मेरा तो अच्छा चल रहा था, मुझे सब छुड़वा दिया सर इसने। और लोग कहते हैं मैंने रेकी को चुना, नहीं इसने मुझे चुना। सर ये बहुत अजीब साइंस है, ये ऐसा प्यार है जो आपके साथ कोई प्यार छोड़ता ही नहीं। ये ऐसी महबूबा है किसी और को रहने नहीं देती आपके आसपास, यही बचती है। मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी काम कर लूं, मैं नहीं कर पाता। मैंने कहा भाई कोई और कर लेगा, मेरे बस की नहीं है, मैं छोटा सा हीलर हूँ, मैं हीलिंग करके खुश हूँ, मेरा घर चल जाएगा, महादेव संभाल लेंगे। फाइनली मेरे दिमाग में लास्ट क्वेश्चन है जो कि लोग पूछ भी रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, उनको सीखना है, वो सरवाइव भी कर लेंगे, फ्री में भी आप सिखाने को तैयार हो क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर कहीं ना कहीं वीडियोस पड़े होंगे। कितना समय लगता है इसका एक्सपर्ट बनने में? सर महादेव की नगरी, यहाँ समय नहीं होता, यहाँ धारणा होती है और यहाँ साधना होती है। 5 मिनट में भी हीलर बन जाते हैं और 5 लाख सालों में नहीं बन सकते। लोग ये बहुत बार पूछते हैं कार्मिक क्लियरेंस कितने सालों में होती है? जितनी प्रबल इच्छा है उतने सालों में। ये बात मुझे भूख बहुत थी, मुझे मिल गया, तुम्हारी है तुम मिटा लो। भूख की जरूरत है सर, अगर मेरे मन में है ना कि मुझे दृढ़ इच्छा है, आपने भी यहाँ तक जो अपनी तरक्की करी है वो दृढ़ इच्छा से करी हुई सर। सभी लोग जो तरक्की करते हैं सर, पहले एक मोटिवेशन होता है, वो अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं होता कि किसी को देखकर कॉपी कैट बन के हो गया। मेरा अपना लेवल है, आपका अपना लेवल है, सबका अपना लेवल है, पर वो इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो लोगों की सर इच्छा होगी ना, हीलर बन जाएंगे। और हर घर में एक हीलर होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोरोना फेज में स्पेशली देखा कि लोगों के पास में जब बिलीफ सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था और कई बार शायद मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी, तो हीलिंग से सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग सेव हुए हैं। 2 लाख केसेस आए थे जिसमें से 10% लूज करे, और 10% का 90% जो लूज करा वो हार्ट अटैक से था सर, डर से था, वो कोरोना से नहीं मर रहे थे। हमें इतना खेद हुआ समझ गए कि मैं एक पेशेंट का एग्जांपल है, मैं कई बार इसको बताता हूं कि 90 उनकी ऑक्सीजन पहुंच चुकी थी 40 से हीलिंग कराते कराते। मॉर्निंग में मेरे पास केस आया, इवनिंग तक 90 ऑक्सीजन थी, सामने वाले बेड पे पेशेंट कोलैप्स हुआ, ये भी मर गया। लाइफ की अनिश्चितता से मर गया कि कहीं मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, डर से। एग्जैक्टली। तो लोग मैक्सिमम ना सर डर से मरते हैं, बिलीफ बचाता है। चलिए अब हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। जी सर। अब हम बात करेंगे कि हमने समझ लिया कि रेकी क्या है, रेकी क्यों है, कैसे है, वो कैसे सीख सकते हैं। जी सर। रेकी से छोटी छोटी चीज़ें भी क्योर होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा किया है आपने कि उससे कैंसर भी क्योर होता है। जी सर। मैं उसकी विधि को जानना चाहता हूँ कि आप कैंसर कैसे क्योर करते हो। रेकी को जैसे हम यूज करते हैं कैंसर की हीलिंग के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कैंसर को अलग टेक्निक से हील करते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत बहुत टेक्निक्स हैं, म्यूजिक थेरेपी, साउंड थेरेपी, साइकिक सर्जरी, रेकी हीलिंग, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, इतने सारे टूल्स हैं जिसमें कि हम अगर कोई भी इस्तेमाल करेंगे 100% क्योर होता है। बट पहला सिस्टम है सर बिलीफ। अगर कैंसर पेशेंट का बिलीफ सिस्टम ही खराब है तो उसी कारण से तो कैंसर आया है। दबी हुई संवेदना, दबी हुई इच्छा ही अंदर के लिए हानिकारक होती है। इसे ठीक करने के लिए किसी हीलिंग को बहुत प्रचंड लेवल तक, प्रकांड लेवल तक सीखने की जरूरत नहीं है कि ग्रैंड मास्टर बनोगे तभी हीलिंग कर पाओगे। छोटा 4 साल का बच्चा भी हीलर होता है। मैंने 4 साल के बच्चे को अट्यूनमेंट दिया था, माता के गर्भ में बच्चा था तब अट्यूनमेंट लिया था, माता ने भी बच्चे ने भी। और जब वो पैदा होके आया ना, आज भी उसकी एनर्जी जो हाथों पे आती है ना मेरे, गजब एनर्जी है। ये कोई ऐसी विद्या नहीं है कि इसके लिए बॉडी का रेशो होना जरूरी है। सर हो सकता है कोई दिखने में बहुत बड़ा हो पर उसका ऑरा ना उसकी उम्र से भी बहुत बड़ा हो। छोटे छोटे गुरु होते हैं गुरुकुल के अंदर, आप देखेंगे कि इतना बड़ा गुरुजी का ऑरा नहीं होता बड़े गुरुजी का, जितना छोटे से बच्चे का होता है। वो एक बार आके सर पे हाथ फेर देते हैं,
आंसू रुकते नहीं आंखों में से। ऊर्जा ना शरीर की कभी एक कंपोनेंट की मोहताज नहीं होती कि शरीर होगा तो मोहताज ही बनी हुई है कि ऊर्जा होगी। समय और शरीर ये तो आते जाते रहते हैं सर। ऊर्जा थी, ऊर्जा है, ऊर्जा रहेगी। आप किस शरीर से आते हैं, किस अवस्था से आते हैं, आपका कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड क्या है, आप किस बिलीफ सिस्टम से आते हैं, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। एनर्जी इज परसिस्टेंट। एनर्जी थी, है और रहेगी। तो ये ना ऐसा नहीं कि हम कैंसर की हीलिंग में कुछ अलग टेक्निक यूज करते हैं, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है। मैंने एनएलपी का यूज भी किया इसे कैंसर को हील करने में। स्विच वर्ड्स का भी यूज किया बहुत बार कि जैसे लोग कैंसर बोल के डर जाते हैं, मैंने कैंसर वर्ड ही हटा दिया। मैं कहा आपकी डिक्शनरी में आज के कैंसर नहीं होगा, आप कुछ और यूज करेंगे। बच्चे ने यूज करा पप्पू, किसी ने करा टिंगू, किसी ने यूज करा टॉमी, तो मुझे टॉमी हो गया। अब सुनने में कैसा लग रहा है, हास्यास्पद। जब जब बोल रहा है खुद ही हंस रहा है। एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। कैंसर के चक्कर में नेगेटिविटी आ रही थी, अब उसने ऐसा मेथड कॉइन कर लिया, हैप्पी हार्मोन्स हो रहे हैं, हर बार हंस रहा है। आज सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन कराया और अभी मैं अपलोड करूंगा उसे, वो हंसने के ऊपर है। तो लोग कहते हैं सर 1 घंटे में आज तक नहीं हंसे इतने ज्यादा। मैं लगातार हंसना है आपको 1 घंटे तक, और हर चीज पे हंसाया, बच्चों पे हंसाया, बीमारियों पे हंसाया, गरीबी पे हंसाया, अपनी मजबूरियों पे हंसाया। कहते सर अपनी औकात पे तो कभी नहीं हंसे थे। मैं कैसा महसूस हुआ, कहते बहुत हल्का, हंसना भूल गए सर। हीलिंग इज अबाउट फीलिंग द जॉय। अगर आप जॉयस ही नहीं फील करते तो आप हील कैसे हो सकते हो? ट्रू। महादेव की उपासना के लिए सीरियसनेस नहीं, एक ईजीएसनेस जरूरी होती है। वो जो ईज आती है ना साथ में, वो आपको कनेक्ट करती है। बहुत स्थिर होकर, बहुत शांत होकर, बहुत ही डिटरमाइंड होकर ठीक है काम कर सकते हैं, बट लंबे टाइम तक नहीं। बहुत आनंद में रहकर ना महादेव को प्राप्त कर ही लेंगे। तो वैसे सही बात है। ये आजकल की जो साइंस, जिसे एडवांस साइंस कहा जाता है, एडवांस मेडिकल कहा जाता है, उसमें भले ही कैंसर का कोई क्योर ना हो, बट कैंसर ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है जिसको हम लोग हील नहीं कर सकते। एक बात और ऐड बहुत करता हूँ आसानी से सर, कर सकते। मेरे पास कैंसर के कुछ पेशेंट थे, उनको डॉक्टर ने बोला 2 हफ्ते रह गए, मृत्यु होनी है, मुझे ही पता, वो नहीं पता, दिख गया। और मैं कहा नहीं बच पाएगा पेशेंट। ठीक है। कहते सर जब तक रहूंगा ना मौज दिला दोगे। कहता सर 2 हफ्ते जीऊंगा, मौज दिला दोगे। मैं कहा पूरी आएगी। इतना हंसते हो गया ना, 2 हफ्ते में मृत्यु हो गई उसकी। कहता सर ये मौत मंजूर है। सर कितनी हिम्मत चाहिए इस बात के लिए। सत्य वचन। 2 हफ्ते थे, कई एक और पेशेंट था मेरे पास, 2 हफ्ते थे, वो 2 साल हो चुके हैं, नहीं उसकी डेथ। ऐसा भी केस हुआ, पर जाना था, मैंने पेशेंट को समझा दिया तू नहीं बचेगा। गाइडेंस भी मुझे ये कह रही है कि मैं नहीं है हीलिंग करूं तेरी। कहता आप हीलिंग करो, मैं कह रहा हूँ हीलिंग करो। मैं तू पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है? कहता पैसे वेस्ट तो है ही नहीं। कहते मुझे मजे लेने, आप कैसे रोक सकते हो मुझे मजे लेने से? मुझे मजे लेके जाना है। कहता आप ब्राह्मण हो ना, मेरी तरफ से एक अपने आप को डोनेशन समझ लेना, ऐसा बोल के गया। मैं कहा ओ मूर्ख, ऐसी बात नहीं करते। हर लोग फिर तो ऐसे डोनेशन देना शुरू कर देंगे मुझे उठा उठा के, ये गलत हो जाएगा, मेरे साथ भी अनैतिक है। तो कहता सर नहीं, मुझे मेरे मजे से मत रोको। मुक्ति हुई, चला गया, बट उसकी फैमिली ने बताया कि जाते जाते भी ना चेहरे पे स्माइल थी। कुछ टाइम पहले ब्लू कलर का हो रहा था, बॉडी ब्लू हो रही थी, जाते वक्त पिंक थी। सर रेकी ये है, रेकी ना आपकी मृत्यु को टालेगी नहीं, जो कर्म में है वो होना जरूरी है, उसका इंटेंसिटी चेंज कर देगी। आप पेन में जाना चाहते हो या आप समझ बूझ के साथ जाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। तो यहाँ कोई ऐसा मैजिक नहीं होता कि हम किसी को हील करने दावा करते हैं कि सारा कैंसर ही हटा देंगे। हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ा देंगे। अब वो क्वालिटी कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, साथ में सहयोग चाहिए आपका। क्वालिटी अच्छी हो गई तो कैंसर तो बहुत पीछे छूट गया। कैंसर ही नहीं सर, बहुत कुछ बहुत पीछे छूट गया। फेथ और बिलीफ पड़ता है इससे। यार ये बात तो है, देखो ऐसी बातें करने से आप लाइफ को लाइटली लेने लगते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है जी। बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं लाइफ को, इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन रहती है माइंड में, और ये सब प्रॉब्लम उसकी वजह से ही आती हैं। टॉक्सिन्स कलेक्ट होते हैं सर, एंडोर्फिन्स जब रिलीज होते हैं टॉक्सिन्स को मार देते हैं। व्यक्ति अपने डेली इनपुट के अंदर कितने किलोग्राम टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और वो कहाँ जाते हैं? शरीर के अंगों पर। सत्य वचन। एंडोर्फिन्स उनको खत्म कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सर ये तो जरूरी है। फाइनली हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें कर ली। अब हमारा आखिरी 2 सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी सर। जब से आप आए हैं, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी चेक करता हूँ, कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी, मतलब मैं तो चेक करने वाला कौन होता हूँ, बट थोड़ा सा हम लोग फील करते हैं ना किसी के ओरा को। तो आपके ओरा पे भी एक सवाल है मेरा, बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। मैंने आपसे कहा भी, आप बड़े चंचलता से जवाब देते हैं,
जो बड़ी अच्छी बात है। आपने ईज़ कर दिया सारे एनवायरनमेंट को, लाइफ को लेके स्पेशली, और आप लोगों ने भी फील किया होगा। डॉक्टर साहब ने किया कि नहीं किया? डॉक्टर साहब कहेंगे इनको, क्योंकि डॉक्टर वही है कि जो आपको इलाज दे दे छोटी छोटी चीज़ों का। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरा एक सवाल एक और है। जनरली मेरे पापा को मैंने ऐसा करते देखा है। आप कहते हैं कि आपके ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। आप काम हैं, क्वाइट हैं, तो आपको ब्रीदिंग करते वक्त पता नहीं लगेगा। पर जनरली मेरे पापा के साथ ऐसा है, और मैंने फिर आपके साथ ऐसा होते देखा है कि आपकी सांस मुझे सुनाई दे रही है। जैसे पापा के साथ होता है कि पापा बहुत ही है, और कई बार तो बहुत स्पीड से वो सांस लेते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि सांस पे जितना आप निगाह रखोगे उतना ही सचेत होके जियोगे, इसलिए वो को उसको फील करना भी सत्य तो सिर्फ सांस ही है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो आप ये जो आपके साथ ये सेम चीज़ आपके साथ भी, मुझे अभी भी आपकी सांस सुनाई दे रही है, अभी आप जब सांस ले रहे हैं। तो इसको आप इसको किस वे में देखते हैं? सर सांसों की माला पे ना उसका नाम सिमर रहा हूँ बस। अच्छा। मुझे माला जपने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ध्यान में कब करते हैं ध्यान? हाँ। कब रहते हैं? मैंने कहा हर वक्त। हम्म। हमने पॉडकास्ट की शुरुआत ही इसी चीज़ से की थी, तो अभी यही कर रहा हूँ। जो कि पिता करते हैं वो भी यही करते हैं। जनरली जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जाएंगे, किसी बंदे को पूछेंगे या कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेता है, तो जब ऐसे भारी कोई सांस भर रहा होता है तो वो कहते हैं नर्वसनेस है। तो आपको नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा मान ले, मुझे मान लो मैं नर्वस हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। अच्छा लगता है ऐसा क्या? ये सुन के बहुत अच्छा लगता है सर। यही तो मज़ा है इस चीज़ का कि आप मुझे मान लो मैं छोटा सा हीलर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये शून्य का ही तो आनंद है। समग्रता तो सर काम में दिख जाएगी ना, सहजता मेरे व्यवहार में आएगी। नहीं, पॉडकास्ट तो खत्म हो गया, अब किस बात के लिए नर्वस है? मैं तो किसी बात के नर्वस नहीं सर, मैं तो मज़े कर रहा हूँ। मैं शुरुआत से मज़े कर रहा हूँ आपके साथ में, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं तो इसको नर्वसनेस कहेंगे नहीं, समझिए सर। नहीं सर, मैं तो बहुत मज़े कर रहा हूँ। मैं तो मुझे लगा आप जवाब दोगे कि ये नर्वसनेस नहीं है एक्चुअली, ये वो है। नहीं सर, मैं ऐसा जवाब दूंगा ही नहीं जो आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो वो जवाब दूंगा जो कि मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। और आखिरी सवाल से पहले अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें, अगर आप मेरी सीट पर बैठे होते, हॉट सीट पे, और अब मैं आपके सामने नर्वस हो रहा होता, कौन सा सवाल पूछते आप मुझसे? सर कुछ नहीं पूछता, पैर छू लेता आपके बस। करे क्या बात बस सर, किसी से ज्ञान लेने के लिए प्रश्न नहीं पूछने पड़ते। अच्छा। उसके चरण वंदना कर लें, बहुत है इतना। तो उससे फीलिंग आ जाती है। बस सर, ज्ञान होते वही है सारा। नहीं फिर भी मान लो भाई आपने थोड़ा बहुत मुझे भी आपके लेवल तक हुई नहीं सर, आप मतलब आपका लेवल भी टच करना करा। नहीं अभी तो करूँगा सर। आपके लायक मेरे पास प्रश्न नहीं है। आपके पास एक पिता हैं जो इनका आप श्वास पढ़ पा रहे हैं, उससे बढ़िया क्या चीज़ कर सकते हैं? आपके पास एक पत्नी है जो फ्यूचर को लेकर परेशान है। आपने मुझे बताया कि आप कह सकते हैं आपके पास आखिरी है ये, तो कुछ तो होगा ना आपके पास। नहीं परेशान तो नहीं है वो, एंजॉय में। वो वैसे कह रही हैं कि फ्यूचर को लेकर टेंशन। हाँ तो नहीं टेंशन नहीं है, कुछ होगा सर। बहुत मैं प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा आपसे, प्रश्नों की श्रेणी साहब अलग है। अच्छा। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पॉडकास्ट की शुरुआत से अब तक, क्योंकि हम दोनों को आंखें पढ़ने आती हैं जी। इतने समझदार तो हम दोनों हैं जी। तो आप भी कुछ पढ़ रहे हैं, मैं भी कुछ पढ़ रहा हूँ। चलिए तो अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने तो मुझसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन हमारा आखिरी सवाल है जी। और वो ये है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जब हम बैठे हुए थे अंदर तो थोड़ा बहुत जितना मैंने आपको समझा जाना, आप अपने आप पे बहुत विश्वास रखते हैं और आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो करना चाहते हैं। इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी हैं, जो कि एक मस्कुलिन टाइप का इंसान ही कर सकता है ऐसा, जिसकी सोच प्रगांड हो, जो कि बहुत अच्छी है, उसी में विश्वास दिखता है। तो अभी आप कहे कि आप रेकी हीलिंग को आपने अपनाया, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत सारा यूथ आपको अभी देख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग सोशल मीडिया पे जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, डांस की वीडियोस देखते रहते हैं, उनमें तो क्या ही सीखने लायक होता है, वो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपसे वो कुछ सीखें। एंड में जाते जाते ऐसी 2 से 3 एडवाइसेस जो आप आज की यूथ को देना चाहते हो, वो क्या होंगी? थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन है ना वो एक्सटर्नली आएगा हमेशा। आप आराम से अगर बैठ के सांस लेने का प्रयास करोगे और पानी पी लेना, वायु और जल, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो सारे सॉल्यूशन रखते हैं। दुनिया भर के सारे सॉल्यूशन इन्हीं 2 तत्वों से आते हैं। अग्नि तो अंदर भड़क रही है, भड़कती रहेगी। धरती है, ग्रिड बना देती है, इनसिक्योरिटी बना देती है, पर जल और वायु निरंतर बदल रहे हैं। अपने पानी के इंटेक पे और अपनी सांस के इंटेक पे काबू रखना, किस प्रकार काम करना है आपको खुद समझ में आएगा।
सॉल्यूशंस बाहर नहीं है, सॉल्यूशन अंदर है। क्या बात है। सो फाइनली आज का ये सेशन होता है ख़त्म, लेकिन फिर से मैं आपसे कहूँगा कि देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी, रेकी के बारे में आपने हमारे जो प्राण क्या शक्ति, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, प्राण चिकित्सा के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने समझा कि हमारे सनातन धर्म से ही आया है, अथर्व वेद से आया है। पहले तो जाके उसको खरीदो और पढ़ो प्लीज़। और दूसरा, आपको इस पूरे सेशन में क्या चीज़ अच्छी लगी, हमारे भारद्वाज जी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। और साथ में अगर आप अगली बार जब हम मिलें, अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछने का मौका मिलता तो आप क्या पूछते, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ वो भी लिखेगा। अगली बार जब भी आएंगे तो आपके नाम के साथ हम सवाल इनसे पूछेंगे। रेकी से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। इनका यूट्यूब चैनल है, इनका नंबर भी है, वहाँ पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए फाइनली हार्ट देना मत भूलिएगा और अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।